उर्वशी और मोनिका दोनों बहुत अच्छी सहेलियां होती है। जब जब उर्वशी मोनिका के घर जाती है, मोनिका का भाई सागर बहुत खुश होता है। अरे उर्वशी, तुम कब आई? क्या मोनिका, अगर मुझे तुम पहले बता देती तो मैं उर्वशी के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेकर आता ना। वाह भैया वाह, अगर मैं आपको कमरे से उठकर मेरे लिए फ्रिज में से पानी लाने के लिए कह दूं तो आप मेरे साथ कितनी बहस करते हो, और अब उर्वशी के लिए इतना सब कुछ। अरे बाबा, ये तुम्हारी इतनी अच्छी सहेली है ना, इसीलिए, और कुछ नहीं। मैं सब समझ रही हूँ भैया। अच्छा ठीक है बाबा, मैं तुम दोनों के लिए कुल्फी लेकर आता हूँ। उर्वशी को वो कपिल आइसक्रीम शॉप की कुल्फी बहुत पसंद है ना। हाँ सागर, वो तो है, लेकिन उस शॉप में कुछ लेने के लिए लंबी लाइन में खड़ा रहना पड़ता है। नहीं नहीं, हम घर पर ही कुछ मीठा खा लेते हैं। वैसे भी आंटी जी ने हलवा बनाया है। नहीं उर्वशी, तुम्हारी इच्छा है तो मैं जरूर पूरी करूंगा। चलो, अब मैं लेकर आता हूँ। पर सागर, अरे भैया रुक जाइए ना, तुम्हारा भैया भी ना सच में अलग ही है। अरे ये सब सिर्फ तुम्हारे लिए ही है उर्वशी, बाकी टाइम तो भैया कुछ भी नहीं करते हैं। फिर सागर कुल्फी लेने के लिए एक लंबी लाइन में खड़ा रहता है। उर्वशी और सागर जाने अनजाने में ही सही, लेकिन एक दूसरे को चाहने लगते हैं। और एक दिन सागर अपने दिल की बात उर्वशी से कह देता है। हाँ उर्वशी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? हाँ सागर, कहीं ना कहीं मेरे दिल में भी तुम्हारे लिए जगह बन चुकी है, और मैं भी तुमसे प्यार करने लगी हूँ। क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? हाँ सागर, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर तुम्हारे दिल में मेरे लिए जज्बात थे तो तुमने मुझसे कहा क्यों नहीं? पता नहीं सागर, जैसे तुम मन ही मन मुझे चाहते रहे, वैसे ही मैं भी तुम्हें चाहती रही। फर्क बस इतना है कि तुम्हें आज इजहार करने की हिम्मत मिल गई, और मैं तो बस अभी तक डरती हिचकिचाती थी। फिर सागर और उर्वशी अपने प्यार के बारे में घर पर बता देते हैं, और ये जानकर सागर की माँ मंजू, पिता इंद्रनील और मोनिका काफी हैरान रह जाते हैं। ये तो क्या कह रहा है सागर बेटा? मुझे तो लगा ही था कि भैया उर्वशी को कुछ ज्यादा ही महत्व दे रहे हैं, क्योंकि वो मेरी पक्की सहेली है। लेकिन मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि इन दोनों में जो है वो प्यार है। अगर सागर को उर्वशी पसंद है तो उसमें हर्जी क्या है? सागर बेटा, मैं तेरे और उर्वशी के रिश्ते के लिए राजी हूँ। पर इंद्रनील जी, उर्वशी एकदम नए जमाने वाली लड़की है। फिर क्या, भले ही वो नए जमाने की लड़की है, लेकिन उसमें संस्कार कूट कूट कर भरे हुए हैं, और हम तो इसे कब से देखते आ रहे हैं। मुझे तो उर्वशी सागर के लिए बहुत पसंद है। इसका मतलब अब मेरी ही सहेली मेरी भाभी बनेगी क्या? हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? हाँ मोनिका, अब तो ऐसा ही होगा। और माँ, उर्वशी को आपने बस मोनिका की सहेली के रूप में ही देखा है, लेकिन वो एक अच्छी बहू, बीवी और भाभी भी बन सकती है, और इस बात का मुझे पूरा यकीन है। ठीक है बेटा, अगर तुझे इतना ही यकीन है तो मुझे भी कोई ऐतराज नहीं है। इंद्रनील जी की तरह मैं भी इस रिश्ते के लिए राजी हूँ। फिर मंजू और इंद्रनील की सहमति से सागर और उर्वशी की शादी हो जाती है। लेकिन मोनिका को कहीं ना कहीं इस शादी से ऐतराज होता है। माँ, उर्वशी आज नाश्ते में क्या बनाया है? अरे मोनिका, अब मैं तुम्हारी भाभी हूं ना, तो तुम मुझे भाभी कहकर पुकारा करो, नाम लेकर नहीं। अरे चल चल, बड़ी आई, मैं नहीं पुकारने वाली तुझे भाभी कहकर। देखो मोनिका, ये कोई मजाक वाली बात नहीं है। घर में कोई तुम्हें कहकर नहीं दिखाएगा, लेकिन बाहर वाला कोई तुझे अपनी भाभी को नाम से पुकारते हुए सुन लेगा तो वो तेरे बारे में कितना गलत सोचेगा। भाभी माँ समान होती है, इसीलिए उसे आदर और सम्मान देना बहुत जरूरी होता है। हे भगवान! अच्छा ठीक है मेरी प्यारी भाभी, अब तो बता दो,
कि नाश्ते में क्या बनाया है। आज नाश्ते में सागर के पसंदीदा छोले भटूरे बनाए हैं। तुमने आज तक मेरे हाथ के छोले भटूरे खाए नहीं है ना? तो आज खाकर देखो, खाओगी तो फैन बन जाओगी। अरे रे उर्वशी, मेरा मतलब भाभी, मुझे छोले भटूरे बिल्कुल नहीं पसंद। क्या? तो फिर अब तुझे क्या खाना है? मुझे इडली डोसा खाना है। आपने डोसे का आटा लाया था ना माँ? तो भाभी, आप मुझे डोसा ही बनाकर खिला दो। बाकी मैं कुछ नहीं जानती। जल्दी से बनाओ, तब तक मैं रेडी होकर आती हूँ। क्या? अब ये भला क्या बात हुई मोनिका? मैंने पहले से ही सबके लिए नाश्ता बना दिया है, तो मैं फिर से अलग डिश क्यों बनाऊं? मुझे अभी बहुत सारे काम करने हैं। थोड़ा तो समझो मोनिका। नहीं भाभी, मुझे अभी कुछ भी नहीं समझना। कैसी सहेली है यार तू? क्यों? अब क्या हुआ? अभी अभी तो तुमने कहा था ना कि हम दोनों सहेली नहीं बल्कि ननंद और भाभी बन चुके हैं, और मुझे नाम से नहीं बल्कि भाभी कहकर पुकारो। तो अब मेरी प्रिय भाभी, मेरे लिए मेरी पसंद का नाश्ता बनाइए। तब तक मैं स्नान करके आती हूँ। बाय। इसकी तो ऐसी की तैसी, बहुत नालायक बन चुकी है ये तो। फिर उर्वशी को मोनिका के लिए अलग से डोसा और इडली बनाना पड़ता है, और इस वजह से उसका काम बहुत बढ़ जाता है। और अब घर में भी उर्वशी को ही मोनिका का आधे से ज्यादा काम करना पड़ता है। ऐसे ही एक रोज आ गई मोहतरमा। चलो अब जल्दी से तुम अपना कमरा साफ करो। कितना गंदा रखा हुआ है। अगर किसी ने आकर इसे देख लिया तो क्या कहेगा? अरे भाभी, ये तुम कैसी बात कर रही हो? शादी के पहले जब तुम मेरे कमरे में आया करती थी, तब भी तो मेरा कमरा ऐसे ही फैला हुआ रहता था, और तब तो तुमने कुछ भी नहीं कहा। तो अब क्यों बोलने लगी हो? क्योंकि तब मैं पराई थी मोनिका, लेकिन अब ये घर मेरा है और यहाँ के लोग भी मेरे हैं, और इस घर का कोना कोना साफ रखना मेरी जिम्मेदारी बन चुकी है। इसीलिए कह रही हूँ, अब ज्यादा दिमाग मत खाओ मेरा, और कमरे को अच्छे से साफ कर दो। नहीं नहीं, मेरे पास इतना समय नहीं है, इसलिए मैं इसे बिल्कुल साफ नहीं करूंगी। और तुम्हें अगर इतनी ही दिक्कत हो रही है तो तुम ही इसे साफ कर दो, मोनिका। फिर मोनिका वहां से चली जाती है, और उर्वशी को बहुत गुस्सा आता है। बेवकूफ कही कि अरे मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकर चाकर नहीं, और ये सारी ननंदें ऐसी ही होती है। और अब मेरी सहेली मोनिका भी धीरे धीरे जहरीली ननंद बनती जा रही है। लेकिन अब क्या कर सकते हैं, ये काम तो मुझे करना ही पड़ेगा। फिर उर्वशी मोनिका का पूरा कमरा साफ कर देती है। फिर एक दिन, देखो ना माँ, इस फ्रॉक में मैं कितनी सुंदर लग रही हूँ ना? हाँ बेटा, सच में इस ड्रेस में तो तू बहुत सुंदर लग रही है। आज रीयूनियन पार्टी में तो मैं कहर ढाने वाली हूँ। अरे वाह मोनिका, तुम भी रीयूनियन पार्टी के लिए तैयार हो गई? इतने सालों बाद हम हमारे स्कूल के दोस्तों को मिलने वाले हैं। कितना मजा आएगा ना? अरे बहू, ये तूने क्या पहना है? क्या पहना है मतलब? जो ड्रेस मोनिका ने पहनी है वैसा ही शॉर्ट ड्रेस मैंने भी पहना है माँ जी। अभी के अभी इसे निकाल दे और कुछ और पहन ले जो अच्छा लगे और जिसमें तेरा पूरा शरीर ढक जाए। लेकिन क्यों माँ जी? जब ऐसी ड्रेस मोनिका पहन सकती है तो मैं क्यों नहीं पहन सकती? क्योंकि मोनिका इस घर की बेटी है और तू इस घर की बहू। लेकिन बहू हो तो क्या हुआ माँ जी, मुझे आपकी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। देख उर्वशी, तुझे मेरी बात पसंद आए या ना आए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब तू जल्दी से जाकर ये कपड़े बदल दे, वरना उस पार्टी में जा ही मत। मोनिका बेटा, तू अकेले ही चली जा। ऐसे कैसे माँ जी? आपने कह दिया और मैंने मान लिया। मैं पार्टी में जरूर जाऊंगी और वो भी इन्हीं कपड़ों में जाऊंगी। अरे भाभी, माँ का थोड़ा तो लिहाज रखिए। चुप हो जा मोनिका, शादी के बाद तू भी बहुत बदल चुकी है। अपनी सहेली की तरफ से बोलने की जगह तू मुझे भाभी समझकर मेरे साथ ननंदों वाला बर्ताव कर रही है।
इस तरह उर्वशी मंजू की कोई बात नहीं मानती और वो उन्हीं कपड़ों में पार्टी में चली जाती है, जिससे मंजू का माथा गर्म हो जाता है। फिर रात में अपनी बीवी को समझा कर रख दे, मैं उसकी सास हूँ और सास के आदेश का पालन करना एक बहू का फर्ज होता है। माफ कीजिए माँ, लेकिन जो कुछ भी उर्वशी ने किया है एकदम सही किया है। अरे जब आप मोनिका को छोटे कपड़े पहनकर भेजने के लिए राजी हो, तो उर्वशी ने क्या बिगाड़ा है आपका? और जमाना कहां से कहां जा चुका है। सागर एकदम सही कह रहा है। और वैसे भी मंजू, किसी व्यक्ति का चरित्र उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव और संस्कारों से पहचाना जाता है। इसीलिए बहू और बेटी में भेदभाव करना बंद करो। इंद्रनील के बोलने पर मंजू चुप हो जाती है। फिर एक दिन जब घर में पूजा होने वाली होती है, तभी हे भगवान, मुझ अकेले को इन सब के लिए खाना बनाना होगा। लगभग 100 से 200 पूरियां तलनी है। एक काम करती हूँ, मोनिका से कहती हूँ मदद के लिए। फिर उर्वशी मोनिका के पास चली जाती है। अरे मोनिका, वैसे भी तुम कुछ भी नहीं कर रही ना, तो प्लीज मेरी मदद ही कर दो। मदद? कैसी मदद भाभी? मुझे अकेली को ही सारा खाना बनाना है, तो तुम रसोई में आकर मेरी पूरियां तलने में मदद कर दो ना, प्लीज मोनिका। ना बाबा ना, मैं नहीं करूंगी ये काम। वैसे भी मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। देखो मोनिका, झूठ मत बोलो और चलो जल्दी। ज्यादा नखरे मत करो। दिन भर तो तुम कुछ भी नहीं करती, तो तुम्हारा हाथ किस कारण से दुख रहा है? ओ हेलो, बहुत सारे काम रहते हैं मुझे, और मैं कोई काम तुम्हें बताकर थोड़ी ना करती हूँ। तभी वहां पर मंजू आती है। अरे यहाँ पर क्या चल रहा है? तुम दोनों की आवाज बाहर तक आ रही है। और बहू, तू मेरी बेटी को परेशान क्यों कर रही है? पूजा का सारा भोग तुम्हें ही बनाना है, क्योंकि तुम इस घर की बहू हो और ये पूजा तुम्हारे और सागर के लिए रखी गई है। इसमें किसी का हाथ भी नहीं लगना चाहिए। अब जाओ, अच्छे से खाना बनाओ और याद रहे, बगैर प्याज और लहसुन के खाना बनाना है। ठीक है माँ जी। अब उर्वशी को मंजू और मोनिका पर बहुत गुस्सा आता है। ये दोनों माँ और बेटी ने तो मेरे नाक में दम करके रख दिया है। मन तो ऐसे करता है कि दोनों को अच्छे से सबक सिखाऊं। दिन भर अकेले ही सारा खाना बनाकर उर्वशी की हालत पूरी तरह खराब हो जाती है। और फिर रात में सागर उसे दवाई देता है। ये लो उर्वशी, मैंने खास तुम्हारे लिए ये हल्दी वाला दूध बनाया है। शुक्रिया सागर। तो अब तुम्हें कैसे महसूस हो रहा है? अब मैं ठीक हूँ सागर, पहले से काफी ज्यादा राहत महसूस हो रही है, और तुम्हारे होने से ही मेरी आधी मुश्किलें यूं ही चली जाती है। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है। लेकिन सागर, मोनिका के कारण मैं थोड़ी उदास हूँ। क्यों, क्या हुआ है? जब से मैं उसकी भाभी बन गई हूँ, तब से उसके तेवर ही बदल गए हैं। वो तो बस मुझसे ही सारे काम करवाती रहती है, और अगर मैं उसे कोई काम कह दूं, तो वो मुझे 10 बहाने देती है। ऐसे कैसे चलेगा सागर? उसे भी मेरा हाथ बटाना चाहिए ना। हाँ उर्वशी, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। अब तुम ही उसे कुछ कहो, क्योंकि वो अब तुम्हारी ही सुनेगी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वो मेरा कुछ भी नहीं सुनती। उल्टा वो तो मुझसे ही लड़ बैठेगी। तुम ही उसे समझाओ। आखिरकार तुम दोनों में पुरानी दोस्ती का रिश्ता है, लेकिन वो उस दोस्ती को भूल चुकी है सागर, और मेरे साथ एक ननन जैसा बर्ताव करके वो मुझे और परेशान करने लगी है। सागर और उर्वशी की ये सारी बातें इंद्रनील कमरे के बाहर से सुन लेता है। फिर अगले दिन, हाँ मोनिका, तुमने बिल्कुल सही सुना। आज से तुम भी अपनी भाभी का काम में हाथ बटाओगी। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हो? घर की बेटी से अब आप क्या चूल्हा चौका कराओगे क्या? हाँ तो उसमें गलत क्या है? जब दूसरों की बेटी से तुम्हें काम करवाना अच्छा लगता है, तो खुद की बेटी 2-4 काम कर लेगी तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? और कल को इसे भी विदा होकर दूसरे घर में जाना है। अरे यार, अब ये क्या नई परेशानी है? अब मोनिका अपना सर पकड़ लेती है। इंद्रनील के कहने पर
मोनिका को अब घर के सारे काम करने ही पड़ते हैं। तुम्हें इसे काम करते हुए देखकर मुझे बहुत राहत मिल रही है और अब से तुम मेरा हर काम में हाथ बटाया करोगी। अकेले सारा काम करने में मुझे बहुत बोर होता है यार। लेकिन अब जब हम दोनों मिलकर सारे काम करेंगे तो बहुत मजा आएगा। देखो भाभी, मुझसे जितना होगा मैं उतना ही काम करूंगी। ये तुम्हारा ससुराल है, इसीलिए तुम्हारा काम करना बनता है। लेकिन ये मेरा मायका है और मैं अपने मायके में आराम से रहूंगी, तो इसीलिए पहले ही बता दे रही हूँ, मुझसे ज्यादा उम्मीदें मत रखना। अरे मोनिका, तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? और आजकल इतनी बदली बदली सी क्यों हो गई हो तुम? क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। मोनिका का उर्वशी के साथ काम में हाथ बटाने का बिल्कुल मन नहीं होता, लेकिन इंद्रनील के कहने पर उसे सारे काम करने ही पड़ते हैं। ये लो मोनिका, ये सारे कपड़े मैंने धोकर रख दिए हैं और अब इन्हें छत पर जाकर अच्छी तरह से सुखा देना, ठीक है ना? ठीक है भाभी, मैं कर दूंगी। मोनिका गुस्से में आकर उन कपड़ों को लेकर छत पर चली जाती है और सुखाने के लिए रस्सी पर टांग देती है। अब तो मैं कपड़ों को क्लिप्स लगाऊंगी ही नहीं, ताकि ये सारे कपड़े उड़ जाए और ये लोग मुझे फिर कोई काम ही ना दे। फिर मोनिका वहां से चली जाती है और थोड़ी ही देर बाद तेज हवा के झोंके के कारण सारे कपड़े उड़ जाते हैं और मोहल्ले में सड़क पर चल रही सुनंदा के चेहरे पर जा गिरते हैं, जिससे वो धड़ाम करके नीचे गिर जाती है। हाय रे, सत्यानाश हो। लेकिन ये कपड़े तो मंजू के घर के लग रहे हैं, लेकिन ये मेरे चेहरे पर कैसे उड़कर गिरे? अब भी बताती हूँ इसे मैं। मंजू, अरे ओ मंजुलिका, दरवाजा खोल। अरे क्या हुआ सुनंदा, क्यों सुबह सुबह इतना गला फाड़कर चिल्ला रही है? ये देख, तेरे छत से ये कपड़े उड़कर सीधे मेरे मुंह पर गिरे हैं। अरे तेरे पास अपने कपड़ों को सुखाने के लिए चिमटे नहीं है क्या? इतनी गरीब कब से हो गई तू? क्या? मुझे माफ कर दे बहन, लेकिन मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। जरा अच्छे से ध्यान रखियो, वरना मैं अगली बार सारे कपड़े जला दूंगी। नॉनसेंस कही की। फिर सुनंदा गुस्से में वहां से चली जाती है और उसके बाद मंजू गुस्से में आकर उर्वशी को डांटने लगती है। अरे तू इतनी बेअक्ल कैसे हो सकती है बहू? कपड़े सुखाने के बाद रस्सी पर चिमटे लगाना नहीं जानती क्या तू? ऐसी कौन सी ट्रेन छूट रही थी तेरी, जो तू इतनी जल्दबाजी में थी और चिमटे ही लगाना भूल गई? अरे तेरे इस कारनामे के कारण सारे कपड़े उड़कर सीधे पड़ोस की सुनंदा के मुंह पर गिरे हैं। बेवकूफ कही की। हे भगवान, लेकिन माँ जी, ये कपड़े मैंने नहीं बल्कि मोनिका ने सुखाए थे। हाँ माँ, मैंने ही सुखाए थे सारे कपड़े और मैं वो रस्सी पर क्लिप्स लगाना भूल गई माँ। अरे ऐसे कैसे भूल गई? तुम्हें इतनी सी भी समझ नहीं है क्या कि कपड़े अगर रस्सी पर टंगाए जाए तो उनके ऊपर चिमटे लगाए जाते हैं? माफ कीजिए पापा, लेकिन मुझे तो ये पता ही नहीं था। क्या कहे आजकल के नौजवानों को। सच में कभी कभी तो मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है कि तुम जैसे बच्चे हमारे बच्चे हैं। फिर इस बार तो गलती कर दी है, लेकिन अगली बार से मत करना और चिमटे लगाना बिल्कुल मत भूलना। हाँ पापा, जरूर। मुझे तो ये लगा था कि पापा उर्वशी से सीधे सीधे कह देंगे कि वो मुझे कोई काम ही ना दे, लेकिन यहाँ तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। इसका मतलब अब मुझे आगे चलकर भी काम करना होगा। अरे यार। फिर एक रोज, अरे कहाँ जा रही हो तुम बहू? 2 घंटों से खड़ी हो तुम रसोई में और अब वापस बाहर जा रही हो? वो पापा जी, घर के लिए थोड़ा बहुत सामान लाना था ना, इसीलिए मैं बाजार जा रही हूँ। अरे तो फिर तुम इतनी दिक्कत क्यों ले रही हो? मोनिका है ना, सुबह से उसने कुछ भी काम नहीं किया है। उसे कह दो बाजार से सामान लाने के लिए, उतनी ही वो समझदार बनेगी। लेकिन पापा जी, वो अपने कमरे में मूवी देख रही है, देखने दीजिए ना उसे। तब तक मैं फटाफट जाकर सारा सामान लेकर आती हूँ। नहीं बहू, वो तुम्हारी सहेली थी,
लेकिन अब वो तुम्हारी ननद है, इसीलिए उसकी तरफदारी करना बंद करो और जो मैंने कहा है वही करो। उससे ज्यादा अच्छे गुण तो तुम में है और एक भाभी होने के नाते अब तुम ही उसे सुधार सकती हो। फिर इंद्रनील मोनिका को बाहर से सामान लाने के लिए कहता है। लेकिन पापा, मैं अपनी पसंदीदा मूवी देख रही हूँ, प्लीज मुझे देखने दीजिए ना। मैं बाद में जाकर लेकर आऊंगी सामान, या फिर भाभी को ही जाने दो ना। नहीं मोनिका, तुम्हें ही जाना होगा। और बहू, इसे सारे सामान की लिस्ट दे दो। जी पापा जी। ये लो मोनिका। मोनिका को अब ना चाहते हुए भी बाजार में जाना ही पड़ता है और तभी वहां पर मंजू आती है। ये आप क्या कर रहे हो इंद्रनील जी? अपनी ही बेटी के साथ इस तरह से पेश क्यों आ रहे हो? मायके में रहकर उसे अगर ये सुख नहीं मिलेगा तो कहाँ मिलेगा? शादी के बाद तो उसे ये सारे काम करने ही हैं, तो अब तो उसे आराम करने दीजिए ना। तुम तो चुप ही रहो मंजू। तुम्हारी ही छत्र छाया में रहकर मोनिका का ये हाल है। उसे तो बस घूमना फिरना, मजे करना और फोन इस्तेमाल करना आता है, लेकिन अपने ससुराल जाने के बाद जब उसके कंधे पर अपने घर गृहस्थी की जिम्मेदारी आएगी तब क्या होगा? इसके बारे में कभी सोचा है क्या तुमने? इंद्रनील की ये बातें सुनकर मंजू एक बार फिर से चुप हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये पापा और मोनिका तो मुझसे बहुत काम करवा रहे हैं। अब देखो, फिर से एक बार मैं सारे काम बिगाड़ दूंगी, जिसके चलते मुझे आइंदा से कोई काम ही नहीं देगा। फिर मोनिका जानबूझकर बाजार से सारा गलत सामान ही उठाकर लाती है और उसे देखकर उर्वशी काफी परेशान हो जाती है। ओफो मोनिका, ऐसा क्यों किया तुमने? तुम्हें मैंने सब कुछ ठीक से लिख कर दिया था ना लिस्ट में, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने सारा सामान गलत लाया है। मोनिका, ये सब क्या चल रहा है तुम्हारा? जब अपने लिए खरीदारी करने जाती हो तब तो सारा सामान बराबर से लेकर आती हो, तो फिर अब क्या हुआ है तुम्हें? कहीं तुम ये सब कुछ जानबूझकर तो नहीं कर रही ना, ताकि हम लोग तुम्हारे बिगड़ते कामों को देखकर आगे चलकर तुम्हें कोई काम ही ना दे? हाँ हाँ, अरे नहीं पापा, ऐसा कुछ भी नहीं है। वाकई में मुझे कुछ कुछ काम नहीं आते हैं, और आज तो मैं बाजार में पहली बार गई थी, इसीलिए मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। अरे रहने दो ना पापा, सब कुछ नया नया है मोनिका के लिए, लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे वो सब कुछ सीख जाएगी। और उर्वशी है ना, ये इसे एकदम अपनी तरह बना देगी। क्यों उर्वशी? हाँ सागर, बिल्कुल। मोनिका की चाल फिर एक बार नाकामयाब हो जाती है। मुझे तो ये लगा था कि घर वाले इस बार तो मुझे हमेशा हमेशा के लिए काम देने से मना ही कर देंगे, लेकिन मेरे पापा भी ना, सच में कोई हिटलर से कम नहीं है। और ऊपर से मेरी नालायक सहेली उर्फ मेरी नालायक भाभी, जो मेरा साथ देने के बजाय मेरे सिर पर चढ़ के बैठी है। फिर ऐसे ही एक रात, अरे अब तो सो जाओ सागर, 1 बजने आया है रात के, और इतनी देर रात तक काम करोगे तो तुम्हारी आंखें खराब हो सकती है। अरे हाँ बाबा, बस थोड़ा ही काम बाकी है, और इसे पूरा करने के बाद लैपटॉप बंद करके मैं आराम से सो जाऊंगा, क्योंकि कल का दिन तो छुट्टी का दिन है ना। ठीक है सागर, तब तक मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना कर लाती हूँ, क्योंकि तुम्हें और आधा घंटा तो लग ही जाएगा। हाँ उर्वशी, ये सही रहेगा। अच्छी सी कॉफी बनाना, उससे मुझे काम करने में और फुर्ती आएगी। ओके पतिदेव, अभी बना कर लाती हूँ। उर्वशी अब रसोई में जा ही रही होती है, तभी वो मोनिका को घर के पीछे के गेट से अंदर आते हुए देख लेती है। ये क्या, ये मोनिका रात के 1 बजे कहाँ से आ रही है? खाना खाकर तो ये 10:30 बजे ही अपने कमरे में चली गई थी। इसका मतलब ये उसके बाद चुपके से बाहर निकली है। अरे मोनिका, ये शराब की बदबू, इसका मतलब तुम बाहर शराब पीने गई थी? अरे धीरे बोलो ना। उर्वशी की आवाज सुनकर सागर, मंजू और इंद्रनील भी वहां पर आ जाते हैं। मोनिका, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती क्या? घर में शराब पीकर आई हो तुम? छी! अरे इसके तो बहुत पर निकल आए हैं पापा, इससे तो घर का कोई काम होने से रहा।
लेकिन इससे ये सब करवा लो, फिर अच्छे से हो जाएगा सब कुछ। क्यों, सही कहा ना मैंने? बेशर्म कही की। फिर इंद्रनील मोनिका को एक थप्पड़ लगाता है। अरे रहने दीजिए ना, हो गई गलती इससे, दोबारा ऐसा बिल्कुल नहीं करेगी। ये सब क्या है मोनिका? शादी के पहले भी तुम्हें मैंने बार बार समझाया था कि अपने शराबी दोस्तों से दूर रहे, वो लोग अच्छे नहीं हैं और उनकी संगत में रहकर तुम भी बिगड़ने लगी हो। शराब का सेवन करना सेहत के लिए कितना हानिकारक होता है ये तो तुम अच्छे से जानती हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुम ये सब कर रही हो। माफ कर दीजिए मुझे, मैं आइंदा से शराब बिल्कुल नहीं पीऊंगी। बस बहुत हुआ, कल से अगर तुम शाम के बाद घर से बाहर निकली तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा, और अगर तुम्हें घर के बाहर जाना है तो तुम्हें किसी के साथ ही जाना होगा, लेकिन अकेले तुम कहीं भी नहीं जाओगी। क्या? लेकिन पापा, मुझे नई जॉब ढूंढनी है। जॉब वॉब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जाओ, अपने कमरे में जाकर सो जाओ। शुक्र मनाओ कि इस बार तो मैं तुम्हें माफ कर रहा हूं, लेकिन अगली बार यही गलती दोबारा से हो गई तो मैं तुझसे सारे रिश्ते नाते ही तोड़ दूंगा, समझी कि नहीं? ठीक है पापा। फिर मोनिका अपने कमरे में चली जाती है। ये सब उस उर्वशी के कारण ही हुआ है। अगर वो जोर से नहीं बोलती तो माँ, पापा और भैया वहां पर आते ही नहीं। फिर उस दिन के बाद से मोनिका अब घर से बाहर जाती ही नहीं, और अगर उसे जाना होता तो वो किसी ना किसी के साथ ही जाती, और उसके साथ सभी लोग सख्ती से पेश आते, सिवाय मंजू के। अरे मोनिका, आज की रोटियां तुम बनाओ, क्योंकि सिर्फ देखने से कुछ नहीं सीख पाओगी तुम। तुम्हें खुद से बनाना भी होगा, तभी जाकर सीख पाओगी तुम। अच्छा ठीक है, वैसे कितनी रोटियां बनानी है? लगभग 14 से 15 रोटियां। क्या? 14 से 15? हाँ मोनिका। ठीक है भाभी, बना देती हूँ मैं। अब ना चाहकर भी मोनिका को 14 से 15 रोटियां बनानी ही पड़ती हैं। फिर एक रोज, अरे उर्वशी बहू, मोनिका का क्या हाल है? वो सारे काम सही से तो कर रही है ना? कुछ सीखा कि नहीं उसने? हाँ पापा, धीरे धीरे वो सब कुछ सीख रही है। बस कुछ दिन और, फिर अच्छे से वो सीख जाएगी। तब तक हमें उसकी शादी की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि अब उसकी शादी की उम्र हो चुकी है। हाँ बहू, ये बात तो तुमने बिल्कुल सही कही। अरे लेकिन इतनी भी क्या जल्दी है? बीच में बोलना बंद करो मंजू। हम अच्छी तरह से जानते हैं कि कौन सा काम कब किया जाना चाहिए। अरे मोनिका के लिए लड़के ढूंढना अभी से शुरू कर देंगे, तब जाकर 1-2 साल में उसकी शादी हो पाएगी। उनकी यह सारी बातें मोनिका चुपके से सुन लेती है, और वो अब काफी परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? दिन ब दिन मेरी जिंदगी इतनी कठोर क्यों बनते जा रही है? ये सब उस उर्वशी के कारण ही हो रहा है। वही दिन रात पापा के कान भरती रहती है, और मेरी शादी की बात भी उसी ने छेड़ी है। इस तरह से परेशान होकर मोनिका अब उर्वशी के पास चली जाती है। अरे उर्वशी, ये तुम्हें क्या हो गया है यार? उर्वशी नहीं मोनिका, भाभी कहो। अरे जब तुम मेरी भाभी नहीं थी तब तो हम दोनों का रिश्ता कितना अच्छा था, बिल्कुल किसी सगी बहनों की तरह। फिर अब तुम इतनी बुजदिल कैसे हो गई हो? आखिर मेरे साथ एक भाभी की तरह तुम पेश क्यों आ रही हो? क्यों? तुम भी तो ननद की तरह पेश आ रही थी ना मेरे साथ। भूल गई क्या अपनी हरकतें? या फिर याद दिलाऊं तुम्हें? अरे तुम्ही ने कहा था ना कि ये मेरा मायका है, इसीलिए मुझसे जितना होगा मैं उतना ही काम करूंगी। तुम ही मेरे साथ पहले वैसे पेश नहीं आई, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा ही किया है। देखो बहन, प्लीज ऐसा मत करो। अरे एक ननंद भाभी के होने से पहले हम दोनों पक्की सहेलियां है ना। प्लीज पापा से कह दो कि मुझे ये शादी नहीं करनी है। फिलहाल तो मुझे अपनी जिंदगी जीनी है, वो भी एकदम मजे से। प्लीज उर्वशी, एक अच्छी सहेली होने का फर्ज निभाओ यार। ये तुम क्या कह रही हो मोनिका? एक ना एक दिन तुम्हें तो शादी करनी ही है, और तुम तो ये भूल ही जाओ कि मैं ऐसा कुछ करने वाली हूँ।
और अब तो तुम ये भी भूल जाओ कि हम दोनों कभी सहेलियां थी। अब तो हम दोनों के बीच में केवल एक ननंद और भाभी जैसा ही रिश्ता रहेगा, और वही हमारे लिए सही भी रहेगा। क्या? उर्वशी के मुंह से ये बातें सुनकर अब मोनिका और परेशान हो जाती है। हाँ, और अब तुम मुझे काम करने दोगी या फिर यही रोकने का इरादा है तुम्हारा? क्यों ननंद जी? ठीक है भाभी, जा रही हूं मैं। फिर मोनिका गुस्से में उर्वशी के कमरे से बाहर चली जाती है। अब ऐसे ही एक दिन, हे भगवान, ये कबर्ड तो कब से यहाँ पर पड़ा हुआ है। इसे तो मुझे कबाड़ में बेचना है, लेकिन कोई मेरा ये काम सुनेगा तब ना। अरे क्यों परेशान होती हो माँ? फोन इस्तेमाल करना तो आप अच्छे से जानती हो ना, तो ऑनलाइन बेच दो इसे। क्या? अब इसे भी ऑनलाइन बेचा जा सकता है? हाँ माँ, ये आधुनिक जमाना है और यहाँ पर घर बैठे बैठे सारे काम हो सकते हैं। अरे अगर ऐसी ही बात है तो तू ही बेच दे इसे। अभी नहीं माँ, मुझे सुनंद काकी की बेटी विद्या के साथ टेलर के पास जाना है। पायल की शादी के लिए लहंगा जो लेना है मुझे। अरे तेरे मामा की बेटी की शादी है वो, ना कि तेरी शादी है जो तू इतना सजने संवरने पर ध्यान दे रही है। अब जाने दो ना माँ, अब आप मुझे विद्या के साथ भी कहीं जाने नहीं दोगी क्या? वो तो एक सीधी सादी लड़की है। हमें पता है कि वो एक सीधी सादी लड़की है, इसीलिए तुझे उसके साथ जाने दे रहे हैं हम लोग। वरना तुझे तो अच्छे से पता है कि तेरा अकेले घर के बाहर जाना बंद है। हाँ माँ, मैं जानती हूँ। इतना कहकर मोनिका वहां से चली जाती है। तभी उर्वशी वहां पर आती है और उस कपबोर्ड की फोटो क्लिक करके उसे ऑनलाइन बेचने के लिए डाल देती है। लीजिए माँ जी, हो गया। अब शाम तक ये कपबोर्ड अपने नए मालिक के पास पहुंच जाएगा और हमें इसके पैसे भी मिल जाएंगे। क्या बात है बहू, तूने तो इसे बेच भी दिया। हाँ माँ जी, बहुत खूब बहू। अरे एक वो मेरी नालायक बेटी है जो उसे बस बाहर निकलने की ही जल्दबाजी रहती है। अब जाने दीजिए ना माँ जी। चलिए अब डाइनिंग टेबल पर बैठ जाइए, तब तक मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है बहू। फिर कपबोर्ड के बिक जाने के बाद उर्वशी उसके सारे पैसे मंजू के हाथ में थमा देती है। और तभी ये तो बहुत ही अच्छा हुआ कि वो कपबोर्ड आखिरकार बिक ही गया। वैसे आइडिया तो मेरा ही था ना, आखिरकार मेरे कारण ही तो बिका है वो। ऐसा कुछ भी नहीं है, तूने बस आइडिया बताया, लेकिन उस काम को पूरा नहीं किया। बताने और करके दिखाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। और कुछ सीख अपनी भाभी से, तेरी ही उम्र की है वो, लेकिन ये तो तुझसे भी ज्यादा समझदार है। अब रहने दीजिए ना माँ जी, शाम के समय बहस मत कीजिए। उर्वशी की तारीफ सुनकर मोनिका को बहुत गुस्सा आ जाता है। पहले पापा कम थे, जो अब उर्वशी ने अपनी अच्छाई से माँ का भी दिल जीत लिया है। नहीं, ऐसा ही रहा तो ये उर्वशी मुझसे मेरे परिवार को ही दूर कर देगी और पूरा परिवार अपनी तरफ कर लेगी, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। फिर एक दिन, अरे माँ, आज जो मैंने सुना है ना, वो सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा है। मुझे भाभी से ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी माँ। अरे क्या हुआ मोनिका, क्या सुना है तूने बहू से ऐसा? अरे माँ, आज जब मैं रसोई में भाभी का हाथ बटा रही थी तभी। अरे तभी क्या? आगे भी तो बोल। तभी मेरे हाथ में दर्द होने लगा, इसलिए मैंने भाभी से कहा कि मैं आराम करने जा रही हूँ और अब मैं आपको शाम को ही मदद कर पाऊंगी। फिर वो अचानक से गुस्सा हो गई और मुझे कहने लगी कि अगर तुमने काम करने में ना नुकुर किया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। मैं इस घर की बहू हूँ, कोई नौकरानी नहीं, और अब तो मैं सिर्फ तुमसे ही काम करवा रही हूँ, लेकिन कुछ ही दिनों बाद मैं सारे काम माँ से भी करवाऊंगी। सबको काम मिल बांट कर करना होगा। क्या बहू ने ऐसा बोला? हाँ माँ, आपकी बहू बस जुबान से अच्छी है, लेकिन दिल की एकदम बुरी है वो। हे भगवान, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो मेरे बारे में ऐसा सोच सकती है। मुझे भी कभी नहीं लगा था माँ कि मेरी सहेली रह चुकी
मेरी भाभी मेरे साथ ऐसा करेगी और मुझे ही काम पर लगवाएगी। और वो अगर इस घर की बेटी के साथ ऐसा कर सकती है तो घर की मालकिन के साथ तो वो क्या क्या कर सकती है माँ। अब आप मानो या ना मानो, लेकिन यही सच्चाई है माँ। रुक जा, आज तो मैं उसकी अच्छे से खबर लेती हूँ। फिर शाम होने पर मंजू ये सारी बातें सबको बताती है। क्या? लेकिन बहू, तुमने ऐसा कैसे बोल दिया? मुझे तुमसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। अरे तेरी हिम्मत कैसे हुई? मैं इस घर की मालकिन हूँ और तू मुझसे ही काम करवाएगी? अरे नहीं माँ जी, मोनिका झूठ बोल रही है। मैंने ऐसा कुछ कहा ही नहीं है। प्लीज मेरा यकीन कीजिए। और मैं भला ऐसा क्यों कहूंगी? मैं तो आपकी कितनी कदर करती हूँ। उल्टा मैं तो मोनिका से भी ज्यादा काम नहीं करवाती। तो तेरे कहने का क्या मतलब है? मेरी मोनिका झूठ बोल रही है? देखो भाभी, अब ज्यादा मत बनो। तुमने मुझे ये सब कहा है आज दोपहर में, इसीलिए मैंने माँ को जाकर बताया। देखिए ना भैया, आपकी बीवी आपकी ही माँ को नौकरानी बनाने के सपने सजा रही है। चुप रहो मोनिका, जो मन में आए वो बके जा रही हो। मैं उर्वशी को आज से नहीं जानता, सालों से जानता हूँ। वो किसी के बारे में इतना घटिया सोच ही नहीं सकती, क्योंकि उसका मन बहुत साफ है। इंद्रनील गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। रुक जाइए पापा जी, मेरी बात तो सुनिए प्लीज पापा जी। छी बहू, आज पता चल गया कि तू कितनी बुरी है। लोग सच ही कहते हैं, जो जैसा दिखता है वो असल में वैसा बिल्कुल नहीं होता। और आज तूने ये साबित भी कर दिया। ये आप क्या कह रही हो माँ? और आप अचानक से मोनिका की बातों पर ऐसे कैसे विश्वास कर सकती हो? एक बार सोचकर देखिए ना, उर्वशी की जबान पर हमेशा मिठासी रहती है और वो इतनी कड़वी बातें कभी नहीं बोल सकती। हाँ माँ जी, मैं अपनी माँ की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला है। पता नहीं ये मोनिका आपको मेरे खिलाफ क्यों भड़का रही है। अरे माँ, इसकी चिकनी चुपड़ी बातों में मत आओ। ये लड़की बहुत चालबाज है। जब ये मेरी सहेली थी तब भी ये सबके मुंह पर अच्छी बनती थी, लेकिन पीठ पीछे बुरी बनती थी। शराब तो ये भी पीती थी, वो भी मुझसे ज्यादा। और उस दिन मैंने गलती से शराब क्या पी ली, इसने तो सबके सामने हंगामा खड़ा कर दिया। बस सर्वगुण संपन्न बनने का ढोंग कर रही है ये लड़की। बस कर मोनिका, अपनी हद पार मत कर, वरना मैं अपनी सारी हदें भूल जाऊंगा। सागर, तू मोनिका से इस तरह बात नहीं कर सकता। और मोनिका बेटा, तुझे इन दोनों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। चल यहाँ से। हाँ माँ, चलिए। फिर मोनिका और मंजू अपने कमरे में चले जाते हैं और उर्वशी बहुत रोती है। तभी सागर उसे सांत्वना देता है। रो मत उर्वशी, शांत हो जाओ। मैं हूं ना यहाँ पर और हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। देखो ना सागर, मोनिका किस तरह से खेल खेल रही है मेरे साथ। अरे मैंने उसे तो बातें क्या सुना दी, उसने तो गुस्से में माँ और पापा को मेरे खिलाफ ही भड़का दिया। और इस तरह से तो वो मुझे सबसे दूर कर देगी। देखो उर्वशी, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुमसे कभी दूर नहीं जाऊंगा। और रही बात माँ और पापा की, तो मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि जो कुछ भी तुमने उनके लिए किया है और जितना प्यार तुमने उन्हें आज तक दिया है, वही प्यार उन्हें तुम तक जरूर खींच लाएगा। उर्वशी से अब घर में कोई बात नहीं करता और ये सब देखकर मोनिका को बड़ी खुशी मिलती है। तुझे तो मेरी भाभी बनने का बहुत शौक था ना उर्वशी। अब देखना तेरी ये ननन कैसे तेरा जीना दुश्वार करती है। अरे ये तो बस एक ट्रेलर है, पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है मेरी प्यारी सहेली। अरे नहीं नहीं, मेरी प्यारी भाभी। फिर एक रोज जब घर के बाहर कबाड़ी वाला आता है, तभी मोनिका जानबूझकर इंद्रनील के सारे पसंदीदा किताबें उस कबाड़ी वाले को बेच देती है। अरे मेरे कमरे से किताबें कहाँ चली गई? मंजू, बहू। जी क्या हुआ? इतनी जोरों से क्यों चिल्ला रहे हो? अरे मेरे कमरे में रखी हुई सारी किताबें कहाँ गायब हो गई? क्या?
अरे ऐसे कैसे किताबें गायब हो सकती है? अरे पापा जी, मैं तो आपके कमरे में आई ही नहीं सुबह से, तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। कहीं चोरी तो नहीं हो गई ना? कोई किताबें क्यों चोरी करेगा मंजू? कैसे पागलों की तरह बातें कर रही हो तुम? बाप रे भाभी, तुमने सच में झूठ बोलने में पीएचडी कर रखी है। अरे मैंने अपनी आंखों से देखा है कि थोड़ी ही देर पहले कबाड़ी वाले को आपने पापा की सारी पसंदीदा किताबें बेच दी, और अब पापा के सामने आप झूठ बोल रही हो कि आप उनके कमरे में ही नहीं गई। अरे और कितना पाप करोगी आप? क्या? बकवास मत करो मोनिका, मैंने किसी भी कबाड़ी वाले को कोई किताबें नहीं दी है। उर्वशी बहू, मोनिका जो कह रही है वह सच है क्या? अरे नहीं पापा जी, आप चाहो तो उस कबाड़ी वाले को पूछ सकते हो, मैंने उसे कोई किताबें नहीं दी है। इस बात का तो अभी दूध का दूध और पानी का पानी होकर रहेगा। रुक जाओ, मैं उस कबाड़ी वाले को लेकर आती हूँ। फिर मंजू उस कबाड़ी वाले को घर पर लेकर आती है। हाँ काका, मैंने वो सारी किताबें आप ही की बहू से ली है। क्या? देखा पापा, मैं सच बोल रही थी, लेकिन किसी को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं है। बहू, नहीं पापा जी, ये कबाड़ी वाला झूठ बोल रहा है। मैं भला आपकी किताबें क्यों बेचूंगी इसे? वो किताबें जिनमें आपकी जान बसती है। मुझ पर भरोसा कीजिए पापा जी, मैं सच बोल रही हूँ। ये जरूर मोनिका की कोई नई चाल है। जरूर इसी ने इस कबाड़ी वाले को झूठ बोलने के लिए कहा होगा, और इसके लिए उसने पैसे भी दिए होंगे। वाकई में मानना पड़ेगा, इसका दिमाग तो बड़ा तेज चल रहा है। हकीकत में तो मैंने इस कबाड़ी वाले को पैसे ही दिए हैं, और इसने तो इसका अंदाजा भी लगा लिया। वाह, कमाल हो भाभी आप तो। चुप हो जाओ बहू, मेरी बेटी थोड़ी सी बिगड़ेल है, लेकिन इतनी भी गिरी हुई हरकत नहीं करेगी वो। अब जब तुम्हारा असली रूप हमारे सामने आ रहा है, तब तुम सारा इल्जाम हमारी मासूम सी बेटी पर डाल रही हो। अरे तुमसे तो बात करना ही बेकार है। मंजू, इस आदमी से सारी किताबें वापस ले लो। मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ। ठीक है जी, मैं ले लूंगी। पापा जी, रुक जाइए पापा जी। फिर मंजू उसके पास से किताबें लेकर वापस अपने कमरे में चली जाती है। तभी वहां पर मोनिका और उर्वशी ही रह जाती है। ये सब तुम क्यों कर रही हो मोनिका? सिर्फ अपना बदला लेने के लिए? अरे मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बस एक भाभी होने के नाते कुछ उम्मीदें रखी मैंने तुमसे, इसीलिए तुम ये सब कर रही हो ना? हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा। छी मोनिका, लानत है तुम पर। सबसे पहले एक सहेली होने के नाते, और दूसरा एक ननंद होने के नाते, ये सब तुमने शुरू किया है। और जब मैं तुम्हारी भाभी बनी, तब तुम मेरे साथ एक ननंद की तरह पेश आई, वो भी जानबूझकर। मैंने हमेशा से तुम्हें अपनी सहेली ही समझा है, और जब तुम उस दिन शराब पीकर आ गई, तब मैंने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया था। घर के सारे लोग तो वहां पर मेरी आवाज सुनकर आ गए थे, लेकिन जब पानी सर के ऊपर जाने लगा, तब मैंने भी तय कर लिया कि तुम जब मेरे साथ एक ननंद की तरह व्यवहार कर सकती हो, तो मैं भी तुम्हारे साथ एक भाभी की तरह ही व्यवहार करूंगी। लेकिन वो भी मैंने सिर्फ तुम्हारे अच्छे के लिए ही किया है। लेकिन अफसोस की बात है ना भाभी, अब तो सब खत्म होते जा रहा है। बस कुछ दिन और, फिर तुम सबके मन से उतर जाओगी, यहाँ तक कि भैया के भी मन से उतर जाओगी। फिर मैं तुम्हें हमारी जिंदगियों से दूर कर दूंगी। सच में मोनिका, तुमने मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया है। एक दोस्त से दुश्मन बन गई हो तुम। लेकिन ये कभी मत भूलना, इतिहास गवाह है, आज तक हमेशा अच्छाई की ही जीत हुई है, और इस बार भी जरूर होगी। उर्वशी की ये बातें सुनकर मोनिका का मुंह अब बंद पड़ जाता है। फिर रात में उर्वशी ये सारी बातें सागर को बताती है। क्या? अरे ये सब क्या हो रहा है घर में? माँ और पापा इतने अंधे कैसे हो गए हैं कि उन्हें सही और गलत का फर्क भी समझ नहीं आ रहा? ये सब मोनिका ही कर रही है। मैं उसे अभी जाकर सबक सिखाता हूँ। नहीं सागर, रुक जाओ, गुस्से में कुछ मत करो।
जाने दो, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। तुम्हें ने कहा था ना कि मेरा प्यार ही माँ जी और पापा जी को मुझ तक खींच लाएगा। और वैसे भी अगर हम भी वही करने लगे जो मोनिका कर रही है, तो हम में और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। इससे बेहतर तो यही होगा कि हम शांत रहकर ये सब नजरअंदाज करें, और एक ना एक दिन उसे अपने कर्मों का फल जरूर मिल जाएगा। उर्वशी के इस तरह समझाने पर सागर भी अब शांत हो जाता है। उर्वशी अपने सारे काम निपटा कर अपने कमरे में जा ही रही होती है कि तभी उसकी नजर मोनिका पर जाती है। अरे हाँ बाबा, मैं जानती हूँ कि हमारी दोस्ती ऑनलाइन हुई है और तुमसे मैं आज तक मिली भी नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे तुम्हारे साथ बात करना बहुत पसंद है। हाँ, मैं जब भी दिल्ली आऊंगी तुमसे जरूर मिलूंगी। अरे ये क्या, इसकी बातें सुनकर तो ऐसा लग रहा है कि ये लड़की किसी अनजान लड़के से बात कर रही है। अब उर्वशी मोनिका के लिए वाकई में चिंतित हो जाती है। फिर उर्वशी उसके पास जाकर उसे डांटने लगती है। तुम्हें इतनी भी समझ नहीं है क्या मोनिका? अरे ऐसे कैसे तुम किसी भी अनजान लड़के के साथ ऑनलाइन बातचीत कर सकती हो? और ऊपर से तुम उसे ये भी कह रही हो कि तुम मुझसे मिलने भी चाहोगी। हाँ तो ये मेरी जिंदगी है, मैं जो जी चाहे वही करूंगी। तुमसे मतलब? तुम बस अपना देखो। देखो मोनिका, मैं तुम्हारी भाभी हूँ और उस नाते तुम्हारी रक्षा करना मेरी जिम्मेदारी है। तुम तो जानती ही हो ना, आजकल लड़कियों के लिए जमाना कितना खतरनाक हो चुका है। हर जगह कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। देखो भाभी, अब फालतू में ये परवाह करने का झूठा नाटक मत शुरू करो। मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम कितनी चालाक हो और कैसे तुमने घर वालों को मेरे खिलाफ कर दिया है। देखो मोनिका, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। घर वालों को भड़काने का काम तो तुमने किया है। अरे तुमने तो सबको मेरे खिलाफ कर दिया है। मोनिका और उर्वशी की आवाज सुनकर अब घर वाले भी वहां पर आ जाते हैं। मोनिका, बहू, ये सब क्या चल रहा है? घर में झगड़े क्यों कर रहे हो तुम दोनों? देखिए ना पापा, भाभी तो मुझे ही बोल रही है कि आप दोनों को मैंने भाभी के खिलाफ कर दिया है, और मैं तो अपनी सहेली से बात कर रही थी तो ये बोल रही है कि रुक जा, अभी सबको बोलती हूँ कि तू किसी अनजान लड़के के साथ प्यार भरी बातें कर रही है ताकि तुझे और डांट पड़े। ये तुम क्या कह रही हो मोनिका? अरे बस भी करो, झूठ बोलने की भी हद होती है। अरे चुप कर बहू, जब देखो तब मेरी बेटी को ही झूठी और मक्कार कहती रहती है, जबकि असल में तो सबसे बड़ी नालायक और झूठी तो तू ही है। ये आप क्या कह रहे हो माँ जी? मैंने कोई झूठ नहीं बोला है। क्या माँ, आप भी मोनिका की बुरी हरकतों को आप भूल गई क्या? एक पल में ही आपके और पापा के लिए उर्वशी बुरी कैसे बन गई? अरे ये भी तो देखो ना कि तुम्हारी बहन कितनी तकलीफ में है, वो भी बहू के कारण। बहू ने तो मेरा भी दिल दुखाया है, इसीलिए मुझे तो इसकी शक्ल भी देखने का मन नहीं है। और ऊपर से ये मुझे धमकाती रहती है कि आप सबको मेरे बारे में झूठ कहकर मुझे डांट पड़वाएगी। भगवान ऐसी भाभी किसी को भी ना दे। सबकी ये कड़वी बातें सुनकर सागर अब बहुत गुस्सा हो जाता है और वो अपना और उर्वशी का सामान बांध लेता है। ये तुम क्या कर रहे हो बेटा? बस बहुत हुआ माँ, अब मैं और उर्वशी यहाँ पर नहीं रहेंगे, जा रहे हैं हम दोनों। क्या? हाँ माँ, अब रोज रोज के झगड़े बर्दाश्त नहीं होते। सही है बेटा, अरे तू तो पूरा जोरू का गुलाम बन चुका है। अपने परिवार की कुछ तुझे पड़ी ही नहीं है, बस बीवी के ही बारे में सोच रहा है। चुप हो जाओ मंजू। और सागर बेटा, गुस्से और जल्दबाजी में कोई भी फैसला मत लो। हम बैठकर बात भी तो कर सकते हैं ना। नहीं पापा, कब तक ये सब चलता रहेगा? आप लोग भी हमारी कोई बात नहीं सुनते और ये मोनिका भी कुछ भी बोलती रहती है, और आप लोगों को तो बस इस पर ही भरोसा है। इससे अच्छा तो यही है कि हम लोग अलग रहे, इससे आप लोगों को भी कोई तकलीफ नहीं होगी, उल्टा आपको तो खुशी मिलेगी। अरे नहीं बेटा, ये तू कैसी बातें कर रहा है? मेरी बात तो सुन।
सागर इंद्रनील की कोई बात नहीं सुनता। फिर वो उर्वशी को लेकर वहां से चला जाता है, जिसके बाद वो दोनों अलग से एक किराए के मकान में रहने लगते हैं। अरे मोनिका, जा बेटा, जल्दी से खाना बना दे। तेरे पापा का भी दवाई का वक्त हो जाएगा, फिर उससे पहले उन्हें खाना देना बहुत जरूरी है। क्या? ये आप क्या बोल रही हो माँ? जब यहाँ पर उर्वशी थी तब भी वो मुझे काम पर लगाती थी, और अब उसके जाने के बाद भी आप मुझे वापस काम करने के लिए कैसे बोल सकती हो? अरे नालायक लड़की, तो इस उम्र में अब क्या तुम मुझसे काम करवाएगी? हाँ तो उसमें क्या हुआ? भैया की शादी को तो बस कुछ महीने ही हुए हैं, और उससे पहले तो सारा काम आप ही किया करती थी, और अब भी कर लोगी तो क्या बिगड़ जाएगा? अरे पहले की बात अलग थी और अब की बात अलग है। इन बीते हुए महीनों में मुझे कभी पैर में तो कभी कमर में दर्द होता रहता है, लेकिन अफसोस तुझे क्या पड़ी है? देखिए माँ, अब आप उर्वशी मत बनिए और मुझे प्लीज सुकून से रहने दीजिए। बेशर्म कहीं की, तेरी ये हरकतें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि खोट उर्वशी में नहीं बल्कि तुझ में ही है। हर वक्त तुझे ही काम से भागना होता है। अब आपको जो समझना है समझ लीजिए। मैं तो आराम करने जा रही हूँ, लेकिन बाद में मन किया तो थोड़ी बहुत मदद करने आ जाऊंगी मैं। और आप इतनी भी बूढ़ी नहीं हो जो आपसे कोई कामकाज नहीं होगा। इतना कहकर मोनिका अपने कमरे में चली जाती है। ये तो एक नंबर की निर्लज लड़की है। अब घर का सारा काम मंजू को ही करना पड़ता है, और वहां से अलग रह रही उर्वशी को काफी बेचैनी सी महसूस होती है। मेरा तो यहाँ पर मन ही नहीं लग रहा सागर। मोनिका बहुत बुरी है। वो मेरे जाने के बाद वहां पर काम भी नहीं कर रही होगी। भगवान ही जाने माँ जी और पापा जी ने ठीक से खाना खाया भी होगा कि नहीं। और पापा जी की दवाई, वो तो किसी को भी याद नहीं रहती। देखो उर्वशी, तुम उनकी चिंता मत करो। उनको भी तो उतनी समझ होनी चाहिए ना। ऐसे बोलकर नहीं चलता सागर। अगर मोनिका बुरी है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम भी उसकी तरह बुरे बन जाए। भगवान करे कि वहां पर बस माँ जी और पापा जी सुखी रहे, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब घर में मंजू को काम करते हुए देखकर इंद्रनील को बहुत गुस्सा आता है। ये सारे काम तुम क्यों कर रही हो मंजू? अरे मोनिका कर लेगी ना, उसे तो लगभग सारे काम आते हैं। बहू ने उसे सब सिखाया जो है। हमारी बेटी तो किसी काम की नहीं है, उसे तो बस आराम फरमाना आता है। ना तो वो मेरी कोई मदद कर रही है, ना ही कुछ और। क्या? रुको, अभी बताता हूँ मैं इस लड़की को। मोनिका, मोनिका। तभी वहां पर मोनिका आ जाती है। ओफो पापा, क्या हुआ है? अरे अपनी सारी शर्म बेच बाच कर आई हो क्या? मतलब? अरे अपनी बूढ़ी माँ से काम करवाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती क्या? देखो पापा, मैं इस घर की बेटी हूँ, और कल को मैं किसी और घर की बहू बनूंगी। और अगर मैं यहाँ पर दिन रात काम करती रहूंगी तो मेरी तबीयत खराब हो जाएगी ना, और फिर मेरे से कोई शादी भी नहीं करेगा। और ऐसा तो नहीं है ना कि मैं कुछ भी काम नहीं कर रही। बस खाना बनाना और कपड़े धोना, ये मेन काम माँ कर रही है, और बाकी के छोटे मोटे काम तो मैं भी कर रही हूँ ना। अरे क्या छोटे मोटे काम कर रही हो? तुम तो किसी काम के लायक भी नहीं हो। जाओ अपने कमरे में जाकर आराम ही करो तुम तो, नालायक कहीं के। इंद्रनील अब गुस्सा होकर मोनिका से बात करना बंद कर देता है, और वो घर में एक नई नौकरानी लगा देता है जो घर के सारे काम करती है। और इन सब के कारण मोनिका अब बहुत खुश हो जाती है। क्या जिंदगी है मेरी! वाह, ना मुझे उस बेवकूफ उर्वशी की शक्ल देखनी पड़ रही है, और ना ही कोई काम करना पड़ रहा है। चलो, आज फिर से अपनी सारी पसंदीदा फिल्में देखूंगी और मजे से दिन बिताऊंगी। अब गुजरते दिनों के साथ साथ इंद्रनील और मंजू को हर वक्त सागर और उर्वशी की याद सताती रहती है। आज मुझे दोनों की बहुत याद आ रही है मंजू। जब बहू यहाँ पर थी तब घर में अलग ही रौनक रहती थी, और अब ना तो सागर है और ना ही बहू।
सच में अब तो मुझे ऐसे लग रहा है जैसे घर में हर तरफ अंधेरा छा गया हो। ना जाने क्यों, लेकिन मेरा दिल ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि बहू ने ये सब किया है। सच में इंद्रनील जी, और अब तो मोनिका की नौटंकी देखकर मुझे भी यही लग रहा है कि उर्वशी कहीं ना कहीं सही थी, क्योंकि उनके जाने के बाद मोनिका अचानक से कितनी बदल चुकी है। फिर एक दिन जब सागर और उर्वशी दोनों बाजार में खरीदारी करने गए होते हैं, तभी उन्हें वहां पर इंद्रनील दिखाई देता है। अरे सागर, वो देखो पापा जी वहां पर। क्या कहा? पापा? हाँ सागर, चलो उनके पास जाकर उनका आशीर्वाद लेते हैं। नहीं उर्वशी, उसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्यों सागर? वो हमसे बड़े हैं और हम छोटे हैं, और अगर हम उनके सामने जाकर नहीं झुकेंगे तो ये कितनी गलत बात होगी। वो भले ही अपना आशीर्वाद हमें ना दे दे, लेकिन मैं तो उनके पाँव छूकर ही रहूंगी। मैंने कहा ना तुम्हें कि तुम उनसे बात नहीं करोगी। रहने दो उन्हें अपनी फूल सी बेटी के साथ ही। उन्हें तो अपने बहू और बेटे ही गलत लगते हैं, और अब मुझे उनसे कोई नाता नहीं रखना है। चलो यहाँ से। पर सागर, सागर उर्वशी को इंद्रनील से मिलने ही नहीं देता और वो उसे वहां से लेकर जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और फिर एक दिन, अरे मंजू काकी, रद्दी वगैरह हो तो कुछ दे दो ना। अभी कुछ भी नहीं है, 1 महीने बाद आना। अरे ये तो वही कबाड़ी वाला है। ए रुक जा। क्या हुआ काका? सच सच बताना, उस दिन तुझे मेरी किताबें किसने दी थी? क्या अब भी काका? आपको मैंने ये बात उस दिन भी बताई थी ना कि वो किताबें मुझे आपकी बहू ने ही दी थी। हाँ जी, आप इससे वही सवाल वापस क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि ये झूठ बोल रहा है। देख, सच सच बता, वरना मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। फिर वहां पर तू हवालत की हवा खाना, और साथ ही पुलिस वालों की ढेर सारी मार भी। क्या? अरे नहीं काका, ऐसा मत करो। मैं सच बताता हूँ आपको, वो किताबें मुझे आपकी बहू ने नहीं बल्कि आपकी बेटी ने ही दी थी, और मुझे पैसे देकर ये भी कहा था कि मेरे घर वालों को यही बताना कि वो किताबें उर्वशी भाभी ने यानी आपकी बहू ने दी है। क्या? देखा मंजू, मेरा शक सही निकला। मुझे लगा ही था कि इसके पीछे उस मोनिका का ही हाथ है। अरे काका, अब तो आप मुझे पुलिस वाले के हवाले नहीं करोगे ना? नहीं, अब तुम जा सकते हो। धन्यवाद काका। अब इंद्रनील और मंजू को बहुत बुरा लगता है। देखा ना मंजू, ये मनहूस मोनिका के कारण ही हमने हमारी बहू के साथ कितना गलत किया। हाँ जी, ये मोनिका ने बहुत गलत किया है। उसने तो अपने ही परिवार को तोड़ दिया। फिर मोनिका के घर आने पर वो उसे खूब सुनाते हैं। बताओ मोनिका, ये तुमने क्यों किया और क्या मिला तुम्हें ये सब करके? तो फिर मैं और क्या करती पापा? वो उर्वशी तो आपको मेरे खिलाफ भड़का रही थी और मुझसे खूब काम करवा रही थी, इसीलिए मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। अरे वो मुझे तेरे खिलाफ भड़का नहीं रही थी, और उसने तुम्हें जो काम पे लगाया है वो तुम्हारे ही भले के लिए किया है। और अगर उसने तुम्हें काम करने के लिए कह भी दिया तो क्या गलत किया? तुम्हें उसी की वजह से आज काम करना तो आ गया। अरे आगे जाकर तुझे घर संसार संभालना है, कैसे संभालोगी अगर तुम्हें घर चलाने के काम ही ना आए तो? पर इसमें गलती तुम्हारी भी है मंजू, जिसने पहले दिन से ही बेटी और बहू में फर्क किया। अगर तुम उस दिन वैसा नहीं करती तो मोनिका को इतनी छूट मिलती भी नहीं। और तुम मोनिका, भाभी होने के पहले वो तुम्हारी सहेली थी, तो तुम उसकी मदद कर देती तो क्या हो जाता? तुमने ही उसके साथ बुरी तरह से पेश आने की शुरुआत की, फिर भी उस बेचारी ने तुम्हारे नखरे सहन किए, और इसमें सारी गलती तुम्हारी ही है। हाँ पापा, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। सब कुछ मेरे कारण ही हुआ है, लेकिन मेरी तरफ से भी तो सोच कर देखिए ना। आप सब लोग तो बस उसे ही प्यार कर रहे थे, और ये देखकर मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मेरी घर में कोई अहमियत ही नहीं है, इसीलिए मैंने ये चालें चली और उसे आप लोगों की नजरों में खूब बुरा बनाया।
अरे मैं तो वक्त के साथ साथ उर्वशी की अच्छाई से उसको प्यार करने लगी थी, लेकिन तूने मुझे भड़काया। अगर आगे चलकर तुम्हारी ननद भी तुम्हारे साथ ठीक वैसा ही बर्ताव करे, फिर तुम्हें कैसा महसूस होगा बताओ? बहुत बुरा लगेगा माँ। फिर तुम ही सोचो, तुम्हारी भाभी जो एक वक्त पर तुम्हारी पक्की सहेली थी, उसके मन पर क्या बीत रही होगी। और तुम्हारा भैया, जिसने हमेशा तुम्हारे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी की, आज उसके मन को कितनी ठेस पहुंची होगी। मुझे माफ कीजिए माँ पापा, ये सब मेरी ही वजह से हुआ है, इसलिए अब इसे मैं ही ठीक करूंगी। मैं अभी जाकर भैया और भाभी से माफी मांगूंगी और उन्हें वापस लेकर आऊंगी। फिर मोनिका सागर और उर्वशी से माफी मांगती है, जिसके बाद वो उसे माफ भी कर देते हैं। और इस तरह अंत में पूरा परिवार एक हो जाता है और सभी साथ में खुशी से रहने लगते हैं।